एक गॉट इट, एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया काम। अभी तक जो हम पिछली 2 मिनट पहले जो एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें हम सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, आंसर टू अ क्वेश्चन, दैट वाज आल्सो अ रिसर्च, बट इट वाज नॉट सिस्टमैटिक रिसर्च। हमें अपनी मर्जी, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी लाइकनेस के हिसाब से जो अच्छा लग रहा था, हम वो जवाब दे रहे थे, right? So research is not that. So you have to establish the fact that research is a systematic investigation. You cannot decide कि I will go and read the books, I'm going to go and read the feedback book, and you go there and see a crowd and decide कि अच्छा नहीं, अब ये तो अच्छा रेस्टोरेंट है, इसको तो बस ऐसे ही पास कर दिया मैंने। वो नहीं कर सकते, that we cannot do. So research is a systematic investigation. ये बहुत ही 1 2 3 4 योजनाबद्ध, इफ दैट इज द राइट हिंदी वर्ड, अगर ये सही शब्द नहीं है हिंदी के लिए, तो जो बच्चे हिंदी में साइकोलॉजी करते हैं प्लीज बताइए कि क्या सिस्टमैटिक को योजनाबद्ध कह सकते हैं या कोई और वर्ड है? आप चैट में भी लिख सकते हैं। मैम क्रमबद्ध। क्रमबद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्रमबद्ध तरीके से आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, मतलब 1 खत्म होने के बाद 2 आएगा, 2 खत्म होने के बाद 3 आएगा, and it's very very important. So systematic investigation undertaken in order to discover new facts, नई information निकालने के लिए, नए facts इकट्ठा करने के लिए, and get additional information. अब ये additional information can be a bonus, cannot be a bonus. Why I'm emphasizing that it can be a bonus? ये bonus हो सकता है और नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि कई बार आपको इतना फोकस करना पड़ता है अपने पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर टॉपिक पे कि आप कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते वक्त कहीं ना कहीं उसकी सैंक्टिटी को, कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। बट फिर भी एक वर्ड तो बहुत ही जरूरी इसमें रहेगा, वो है वो क्रमबद्ध, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. द सेकेंड डेफिनेशन दैट आई हैव टेकन इज something that people undertake in order to find out new things in a systematic way. तो आप देखिए systematic, क्रमबद्ध, दोनों ही डेफिनेशन में कॉमन चीज है, और जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट शुड बी एम्फसाइज्ड. तो अगर आपसे कल को कोई पूछे कि रिसर्च क्या है, तो आप आराम से कह सकते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन या क्रमबद्ध तरीके से किया गया इन्वेस्टिगेशन इज रिसर्च. Very simple, as good answer as anybody can get. अब उसके आगे आप लगा के नया फैक्ट ले आइए, नया फैक्ट इकट्ठा करिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए, जो इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा एस्टैब्लिश करिए या रीअसर्ट करिए. बहुत सारे तरीके हैं, बट सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्जी से कुछ जो भी मन किया कर दिया, राइट? So second definition is something that people undertake in order to find out new things in a systematic way, thereby increasing their knowledge and everybody's knowledge at the same time. तो ये तो establish हो गया कि research क्या है. अब 2 important terms हैं जो मुझे लगा कि हमें declutter करना चाहिए before we move forward. One is research design and the other one is research methods. क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे और आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि रिसर्च डिजाइन और रिसर्च मेथड को बहुत ही लूज तरीके से एक ही सेंटेंस में कई बार यूज किया जाता है. अगर आप हमारा टॉपिक भी देखें आज का, तो इट सेज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. कई बार आप रिसर्च डिजाइन के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, यू विल फाइंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे डिजाइन मेथड से अलग है. डिजाइन और मेथड दोनों एक चीज नहीं है. देयर इज अ फाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, जिसको समझना बहुत बिगिनिंग में एट हमारे लेवल पे, आपके लेवल पे बहुत ही क्रूशियल और जरूरी है. सो पहला डेफिनेशन जो हम देखेंगे वो देखेंगे रिसर्च डिजाइन की. एंड रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन जब समझने की कोशिश करते हैं तो ये कहता है, ये स्टडी का प्लान होता है. इट्स अ प्लान फॉर अ स्टडी प्रोवाइडिंग ऑल द फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिंग डेटा. ठीक है?
दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है, इट सेज प्लान फॉर सेलेक्टिंग सब्जेक्ट, research site and data collection procedure to answer the research question. तो डिजाइन जब हम बात करते हैं, रिसर्च डिजाइन की हम बात कर रहे हैं, तो हम प्राइमरीली वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा कलेक्शन, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट किस किस को इस स्टडी का पार्ट बनाएंगे, कहाँ जाके रिसर्च करेंगे और कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन सा मेथड, कौन सा टूल, कौन सा सर्वे, कौन सा ऑब्जर्वेशन मेथड, कौन सा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कौन सा रेटिंग, किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे, इज व्हाट कम्स अंडर research design. So this is that part of research where you plan your study. Yeah. Let's move forward from, but just remember that we are reading these slides in order to form a distinction or understanding between what is research design and what is research method. Now design can be for all technical purposes. It can be for experimental research, quasi-experimental and non-experimental, right? So we are going to focus majorly on non-experimental today. Ma'am? Yeah. Ma'am, I have a question. Yeah. Ma'am, what is the difference between research design and research methodology? Sweetheart, I'm just going to do that. Okay, ma'am. Okay, thank you. अगर आपके पास सवाल हैं तो आप कहीं पे लिख सकते हैं. I'll just keep it and write it with you, and after presentation पूछ सकते हैं या कुछ भी. बट मैं वही बता रही थी कि ये जो अभी बता रही हूँ मैं, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में फर्क क्या है, रिसर्च डिजाइन में क्या फर्क है और रिसर्च मेथड में क्या फर्क है. तो गोल ऑफ अ साउंड रिसर्च डिजाइन, अब डिजाइन तो हमने समझ लिया कि डिजाइन क्या करता है, वो प्लान करता है स्टडी को, है ना, ओवरऑल फ्रेमवर्क की डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कहाँ जाके कलेक्ट करेंगे, किससे कलेक्ट करेंगे, और ये सब कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग. ये सब हम डिसाइड करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक सवाल होता है जिसके बारे में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में अभी अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे हम, और बहुत सारे पहले के रिसर्चेस, वो सारी चीजें करने के बाद हम इनफ इक्विप्ड होते हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, और हम फिर अपनी सूझबूझ से, समझदारी से ये सारी चीजों को पहले बनाते हैं, फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, फिर वो हटता है, फिर कुछ नया आता है, फिर कई लोगों से ऐसे डिबेट करके, बात करके, एंड देन यू डिसाइड. डिबेट आप लोगों से कर सकते हैं, डिबेट आप प्रीवियस रिसर्चर्स को देख के कर सकते हैं कि इन्होंने तो ऐसे किया है बट मुझे नहीं लगता कि ये फिजिबल होगा आज के जमाने में क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो आप वैसे वैसे छांटते चले जाते हैं. बट डिजाइन जब आप अपने रिसर्च के प्रिपेयर करते हैं तो आप बेसिकली यही प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि आप अपना डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन उसमें पार्टिसिपेंट होगा, कहाँ जाके कलेक्ट करेंगे, ताकि आपके जो सवाल हैं, रिसर्च क्वेश्चंस, उनका सही जवाब मिल सके. So the goal of a sound research design, मतलब कि एक अच्छे रिसर्च डिजाइन का यही गोल होता है कि वो आपको ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड करे that judged to be credible. आप ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे जिसका भरोसा किया जा सके, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो. अब हमने जो अभी डिस्कशन किया था उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि हम कह सकते हैं कि दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई एम एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ओपिनियन, राइट? बट रिसर्च इज नॉट दैट. आई जस्ट टोल्ड यू कि रिसर्च हैज टू बी सिस्टमैटिक. रिसर्च क्रमबद्ध तरीके से ही किया जा सकता है. इसीलिए डिजाइन का होना रिसर्च में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही आपको गाइड करेगा कि आपको ये क्रमबद्धता कैसे मेंटेन करनी है और कितनी मेंटेन आप कर पा रहे हैं. Then next comes into picture is research method. Research methods explicate and define the kind of problem that are worth investigating. कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सवाल होते हैं बट आपको लगता है कि नहीं, ये इसके लिए इतना दिमाग लगाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, या इसका कोई रिसर्च का मतलब इसका कोई इस पे टॉपिक पे रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे कॉमन सेंस वाली नॉलेज हो गई आजकल, राइट? अब अगर कोई पूछे कि कितने नौजवान आजकल के जमाने में मोबाइल फोन यूज करते हैं,
तो इसके लिए क्या रिसर्च करना है? ये तो सबको पता है कि आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल है। शहरों को तो आप छोड़ दीजिए, गांवों में आजकल मोबाइल है। गांव में भी छोड़ दीजिए, मुझे तो लगता है ट्राइबल एरियाज में भी अब मोबाइल रीच कर गया होगा कहीं ना कहीं, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। तो बट व्हाट रिसर्च मेथड इज डूइंग, रिसर्च मेथड का काम ही यही है कि वो एक्सप्लिकेट करे। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है कि वो उसको और गहराई से समझे और उसका डेफिनेशन निकाले, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट आर वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग। अब एक्सप्लिकेट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक्सप्लिकेट का क्या मतलब हो सकता है। एक्सप्लिकेट का मतलब ये हो सकता है कि जैसे हम लोग जब स्पेशली जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो हमारे सुपरवाइजर अगर आपको आप कह के बुला रहे हैं, अगर आप किसी दिन गए कॉलेज और सर ने कहा कि आइए आइए आप आइए, इसका अर्थ एक्सप्लिकेट इसको किया जा सकता है। इसकी ज्यादा लंबी बड़ी मीनिंग ये होगी कि आज आपकी बहुत बड़ी क्लास लगने वाली है और वो आपसे बहुत नाराज हैं, ठीक है। अब एक्सप्लिकेट का ये मतलब होता है कि उसको अच्छे से समझने की कोशिश करे कोई मेथड। सो रिसर्च मेथड वो काम करता है कि क्या ये प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं, कि क्या ये प्रॉब्लम जो हमने शुरुआत की अपने प्रेजेंटेशन की, कि क्या मनी पेड एंड सेटिस्फैक्शन रिसर्च करने लायक प्रॉब्लम है कि नहीं है। सबसे पहला ये आपको रिसर्च मेथड हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। What constitute a researchable problem? किसको researchable problem कहा जाएगा? What is a testable hypothesis? किस hypothesis को टेस्ट किया जा सकता है? How to frame a problem? कि कौन, अब प्रॉब्लम को आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समस्या। हाँ, समस्या। प्रैक्टिकल फाइल्स में कुछ और लिखा जाता था ना, समस्या लिखते थे। प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल फाइल में क्या समस्या ही लिखते थे? मुझे एक्चुअली प्रयोगात्मक समस्या। फिर से बताइए। प्रयोगात्मक समस्या। प्रयोगात्मक समस्या मतलब समस्या ही लिखते हैं, है ना? हाँ, ठीक है। सो हाउ टू फ्रेम अ प्रॉब्लम इन सच अ वे, तो ये समस्या जो हम रिसर्च करना चाहते हैं उसको कैसे लिखें कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके यूजिंग अ पर्टिकुलर डिजाइन। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, द वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन एट द बिगिनिंग, शुरुआत में जो रिसर्च के होता है, जो मुझे लगता है कि अगर आप रिसर्च में एनरोल करेंगे तो यू गेट ऑलमोस्ट, अब का तो नहीं पता मुझे, बट आपको ऑलमोस्ट 6 महीने का समय दिया जाता था जब आप ये सारी चीजें पता करने की कोशिश करते थे कि क्या ये जो मैं प्रॉब्लम मैंने डिसाइड की है, क्या ये रिसर्चेबल है, क्या ये टेस्टेबल हाइपोथेसिस में इसको फ्रेम किया जा सकता है, क्या इसको इन्वेस्टिगेट करना वर्थ टाइम होगा, राइट, यूजिंग पर्टिकुलर डिजाइन एंड प्रोसीजर्स, एंड हाउ टू सिलेक्ट एंड डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो अगर मैं एक बहुत ही ट्रिवियल सा क्वेश्चन पूछूं, मतलब बहुत ही बेकार सा सवाल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको क्या लगता है कि रिसर्च मेथड पहले आता है कि डिजाइन पहले आता है? डिजाइन। कैसे? रिसर्च मेथड्स। अच्छा, कैसे, क्यों रिसर्च मेथड आपको लग रहा है कि पहले आता है और डिजाइन नहीं? और जिसने कहा डिजाइन, उसको क्यों लगता है कि डिजाइन पहले आता है और रिसर्च मेथड नहीं? Ma'am, maybe in research design we frame blueprint of all the design, that how we have to proceed, and in research method we just have to after that maybe I am wrong, but in research method we have to just form the hypothesis and all. So, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बताइए, दूसरे जो बच्चे कह रहे थे कि डिजाइन पहले आता है वो बताइए। Ma'am, I think first we make design and then decide which research methods we are going to use. ओके, ऐसा क्यों लगता है आपको? Ma'am, I just think that I've read about this. अच्छा, ठीक है। आप इसको एक बार और इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा कि कौन सा पहले आता है। अगर आप Ma'am, I would like to answer. या प्लीज। Yeah, so ma'am, I think that research method comes first, because first of all, we are going to decide that whether the problem that we are going to work on is researchable or not.
Yeah. After we have decided this, then only we are going to make design. कितना sample कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, कौन से टेस्ट यूज करेंगे, एक्सेट्रा. ठीक है, ठीक है. तो ये मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है कि रिसर्च मेथड पहले आता है एंड देन डिजाइन कम्स, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ सम न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड. तो अगर किसी के पास अदरवाइज इंफॉर्मेशन है तो गो अहेड, प्लीज रिविजिट दैट इंफॉर्मेशन. और अगर आपको मिल जाए तो आप प्लीज शेयर करिए अपने क्लास के साथ. और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी इसको सर्च करने की कोशिश करूंगी. बट एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज, अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से रिसर्च मेथड पहले आता है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ें तो आपको इट विल बी क्वाइट एविडेंट और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगेगा कि मेथड पहले आता होगा और डिजाइन बाद में. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं. ओके, व्हाट हैपेंड नाउ? डोंट गिव मी अ हार्ड टाइम. ओके, सो रिसर्च मेथड, जैसा कि मैंने कहा कि क्वालिटेटिव, ये तो मैंने ऐसे ही इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंगेजिंग द स्लाइड रख दिया, या आप लोगों ने आराम से सुना होगा. बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं ये वर्ड्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल. इससे पहले मैंने क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल का एज अ टर्म भी एक पीपीटी में डाला था. बट दिस डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ योर अटेंशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ how can you differentiate them. So one is subjective, objective, manipulation, relation, and all of that. ये मुझे एक आर्टिकल से मिला, so I thought it's worth sharing with you guys, but I'm not going to invest a lot of time on this. I'll share the PPT with you. अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने का मन है, डिफरेंसेस कहीं आपको पेपर में किसी लिखना है या पता करना है और आपको अचानक याद आए कि उस पीपीटी में था, तो आप यहाँ आके उसको देख सकते हैं. बट दीज आर ऑल सेल्फ, अपनी खुद से समझ में आ जाने वाली चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. So I'm just going to skip this slide. This is just for your information purposes. ये तो मैंने सवाल आपसे पूछ ही लिया. अब हम आएंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे, पर्टिकुलरली कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो क्या है. क्योंकि मुझे लगा कि जब हमने पता कर लिया कि रिसर्च क्या है, मेथड क्या है, डिजाइन क्या है, तो हमें अब पता करना चाहिए कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है और इसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन, ताकि हमारे पास एक मेंटल फ्रेमवर्क इकट्ठा हो जाए कि जब भी कोई नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में बात करे तो ये चीजें हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. पहला डिस्क्लेमर जो मैं करना चाहती हूँ बिफोर वी गो अहेड इन द प्रेजेंटेशन इज, दिस इज not very detailed information. This is just for us to get embraced with the topic at hand. तो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में, तो आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा कि ये ऑब्जर्वेशनल होता है. एंड एज आई सेड कि हम वापस आएंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर पे जब हम आगे प्रोसीड करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में. तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू कनेक्ट द डॉट्स. एंड यू रिमेंबर someone said that you can observe somebody eating at a restaurant and come to a conclusion. So observational capacity, capability, or if we want to call it a method, is a very potent tool. बहुत ही important और बहुत ही पोटेंट मतलब कि बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला, असर डालने वाला एक तरीका है और डेटा कलेक्शन करने का नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बैनर में. अगर इसके बैनर के तले क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जर्वेशनल इज अ वर्ड विच होल्ड्स ग्रेट अमाउंट ऑफ यूटिलिटी. इसका महत्व नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में बहुत माना गया है. इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ज्यादा आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी. जैसा कि हमारे नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में इन्फरेंशियल इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, कि जैसे अगर आपने कोई स्टैटिस्टिक्स रन की तो उसका अंकों में जो आपको मिलता है इंफॉर्मेशन, उसको आप इन्फर कर सकते हैं, उससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3 नंबर आया है तो इसका क्या मतलब होगा. उस तरह की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कम अवेलेबल होती है. Non-experimental designs are retrospective in nature and sometimes called ex post facto, but tongue twister. मतलब जुबान को निचोड़ने वाला
तरह का ये शब्द है एक्स पोस्ट फैक्टो, आफ्टर द फैक्ट, मतलब कोई घटना हो चुकी है उसके बाद उसकी रिसर्च करें। So retrospective study is examining activity that has already occurred. इस तरह की अगर कोई आप रिसर्च करना चाहते हैं, कोई घटना करना चाहते हैं, कोई सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, तो आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के कुछ कंपोनेंट का सहारा कभी कभी लेना पड़ सकता है, या टोटली नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी आप जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल क्वाज़ाई एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल में नॉन एक्सपेरिमेंटल सबसे ज्यादा हेट्रोजेनियस है, और ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, ये एक पूरी स्लाइड में ऑलमोस्ट एसेंस है व्हाट इज नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इस एक स्लाइड को पढ़ने से आपको एक शुरुआत और एक अंत नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का कैसा होता होगा वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इसके अलावा इन हेडिंग्स के अलावा जैसे कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, बिफोर एंड आफ्टर स्टडी, इन शब्दावलियों के अलावा भी बहुत सारे और भी पॉपुलर शब्दावली हैं जो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में यूज होते हैं, और उनके कुछ सैंपल्स और उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने आगे की स्लाइड में भी रखा हुआ है। बट प्राइमरीली अगर आप इनकैप्सुलेट करना चाहते हैं, जैसे कि एक छोटे से कैप्सूल में दवाई का पूरा अर्क निकल के आ जाता है, उस तरह से इस स्लाइड में आपको कहीं ना कहीं नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का पूरा एसेंस, आपको पूरा अर्क उसका एक स्लाइड में देखने को मिलेगा। तो पहली जो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें आप इट्स अ वन टाइम सर्वे or observation of one or more group of subjects. So आजकल बहुत ही प्रचलित है कि कोई चीज पसंद आई, कोई ड्रेस पसंद आई, आप मिंत्रा पे ऐसे 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 फ्लिप कर रहे हैं, कोई ड्रेस पसंद आई, यू टेक अ स्नैपशॉट, राइट? आई अज्यूम कि आप सब लोगों को पता होगा कि स्नैपशॉट क्या है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो बता सकता है कि मुझे नहीं पता। सबको पता है? Yes, ma'am. I was just checking कि कनेक्टेड है कि गायब हो गया। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये काम करता है। आइडियल फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल प्रेवलेंस रेट। बट ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एक और मजेदार, बहुत ही मजेदार पॉइंट है, वो ये है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपको क्या बताता है कि आप एक ही टाइम में 1 to 10 तक का रिसर्च कर सकते हैं। लेट मी सी, या देयर इज अनदर स्लाइड दैट एक्सप्लेन्स इट। जैसे कि मान लीजिए कि आप देखना चाहते हैं कि यू वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी को इंजरी होती है, अगर किसी को किसी तरह की इंजरी होती है, तो उसके सिम्टम्स, रिकवरी के जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। ब्रेन इंजरी ले लीजिए, या हाथ की इंजरी ले लीजिए, या पैर की इंजरी ले लीजिए। सपोज करिए कि आज के दिन किसी को चोट लगा और आप देखना चाहते हैं कि इंजरी के 1 महीने बाद उसके रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, सिम्टम्स के, रिकवरी के, और आप जानना चाहते हैं कि 1 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 18 महीने के बाद वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, या कैसा रिकवरी सिम्टम्स आते हैं इंसान के। The cross-sectional study gives you a understanding कि आप जाएंगे, आप पता करेंगे कि कितने लोग हैं जिनके साथ ये कंडीशन है, और आप सिलेक्ट करेंगे एक इंसान जिसका 1 महीने का रिकवरी है, दूसरा इंसान जिसका 6 महीने का रिकवरी है, तीसरा इंसान जिसका 12, एंड नेक्स्ट इज 18। इस तरह से आप अपने सैंपल सिलेक्ट करके एक ही वक्त में सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 1 महीने से लेके 18 महीने तक वेट करना पड़ेगा कि ये इंसान 18 महीने तक वाले सिम्टम्स जब शो करने लगे तब मैं इसका डेटा कलेक्ट करूंगी। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग
है जिसमें आपको कुछ मैनिपुलेट नहीं करना है, याद रहे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन एक्सपेरिमेंटल। हम कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कोई भी एक मेथड, कोई भी एक तरीका, कोई भी एक टूल यूज करके इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं। दैट्स व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज। दूसरा इज केस कंट्रोल, sometimes also referred to as case referent, case comparison और ट्रोहॉक। अब ट्रोहॉक को अगर पलट करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? Excuse me, ma'am. Yeah. Cohort. Ma'am, Yes, very good. excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, I have a doubt in cross-sectional. So, ma'am, won't individual differences make a difference in the study? Because we are Yes. taking different participants from 1 month, 6. Of course it'll make a difference in the study. Definitely it will make a difference in the study, and this is a very, very important and potent question. But as I said, that non-experimental studies are called non-experimental studies for a reason, because उनकी जो authenticity है, उनकी जो वैधता जिसको कहते हैं कि इसके ऊपर कितना रिलाई कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल से कम होती है कहीं ना कहीं। और आपको एक सर्टेन लिमिटेशन में काम करना होता है फॉर द रिसर्चर्स हमेशा। तो इस क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आप जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कह रहे हैं, अगर वो इतने ज्यादा हैं कि वो जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको कॉमोफ्लेज कर दे रहे हैं, या उसको छुपा दे रहे हैं, या उसका असर खत्म कर दे रहे हैं, then you will have to look for another way to study that particular problem. ये आपको करना पड़ सकता है। बट मैं जब आपको क्रॉस सेक्शनल समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं ये एक इनहेरेंट, मतलब ये आम तौर पे धारणा दिमाग में रख के कर रही हूँ कि बाकी सारी चीजों को टेक केयर किया गया है, मुझे बस ये बताना है कि क्रॉस सेक्शनल का क्या मतलब होता है। मैं और आप यहाँ पे वी आर नॉट प्रिपेयरिंग अ स्टडी जिसमें हम सारे न्यूआंसेस के बारे में समझ सकें, अभी वो पॉसिबल नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो 100% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कोई किसी का इंडिविजुअल डिफरेंस इतना स्ट्रांग हो कि वो इसको पूरा पलट दे स्टडी को, बट वो फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले से। दैट विल बी द पार्ट ऑफ द मेथड, that whether you can do a research on this topic or not. जब आप सेलेक्ट करेंगे अपने पार्टिसिपेंट में, तो उनका डेटा इकट्ठा करेंगे इस तरह से कि आप बाकी सारी जितनी एटलीस्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते फिर उसके लिए तो you will have to either take a liberty or you will have to completely switch to a different way of finding a solution to your problem. But this definition or this explanation of a cross-sectional study comes with a certain assumption कि आपने बाकी चीजें अपनी मेथड में कंट्रोल की, इसीलिए मेथड पहले आता है कि ये क्या क्वेश्चन स्टडी करने लायक है, क्या इसको हम आगे ले जा सकते हैं, अगर ले जा सकते हैं उसकी किस तरह की प्रॉब्लम बनाएंगे, हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे कि वो टेस्टेबल हाइपोथेसिस हो, उसकी एथिकल कंसर्न्स को कैसे मैनेज करेंगे, और बहुत सारी और भी सवाल होते हैं जिनको टेक केयर किया जाता है। जब वो हम टेक केयर कर लेते हैं, तब हमारे पास एक और बात रहती है कि क्या हम इस स्टडी, जो हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाली स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी के पार्टिसिपेंट के लिए डे 1 से लेके और 18 महीने तक रुकना पसंद करेंगे, या कोई ऐसा तरीका है जो हमें ये इंफॉर्मेशन जल्दी दे दे, जिसमें हम पता कर सकें कि जो सिम्टम्स की ट्रेजेक्टरी है, रिकवरी सिम्टम्स की ट्रेजेक्टरी है, वो 1 महीने पे कैसी है, 6 महीने पे कैसी है, 12 महीने पे कैसी है, और 18 महीने पे कैसी है। तब हम यहाँ पे पहुंचे। इसीलिए ये जो आपका सवाल है वो 200% सही है, but that comes with the assumption that we have taken care of everything else before we came here. ठीक है? Am I audible? Yes, ma'am. You are audible. Yes, ma'am. अच्छा, जिस बच्चे ने पूछा था उसको सेटिस्फैक्शन है आंसर से? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, यू आर वेलकम। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करेंगे। और ये आप समझिए कि इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में रिसर्च, डिजाइन और मेथड का डिफरेंस बताया, क्योंकि जब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आ गए हैं,
as a understanding कि we are now talking about design, it means that we are only focusing on कि इसका क्या मतलब है. तो कल को जब आप रिसर्च प्लान करेंगे तो आप जब यहाँ पे आएंगे कि आपको रिसर्च डिजाइन चूज करनी है, तो आप ये सारे काम पहले कर चुके होंगे. You don't have to bother about all of that. You must have already decided and you have sorted it out. तब आप यहाँ पे आए हैं. ठीक है, आप ये भी सॉर्ट आउट कर चुके होंगे तब तक कि आपको एक्सपेरिमेंटल में जाना है या नॉन में जाना है, एक्सपेरिमेंटल में, या दोनों को मिक्स करना है. मिक्स मेथड इज ऑल्सो अ न्यू ट्रेंड विच इज वेरी पॉपुलर नाउडेज. तो नेक्स्ट जाते हैं. तो ये जब आप स्लाइड्स देख रहे हैं तो डू नॉट सिट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ हाइपोथेसिस फॉर योरसेल्फ. रीड दीज स्लाइड्स विद एन आइडिया कि इसका क्या ये सिर्फ मेरे को अगर कोई केस कंट्रोल स्टडी बोलता है तो उसका क्या मतलब होगा. क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया कि क्या है तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं जब आपके पास टाइम होगा वो करने का. राइट सारे कॉम्प्लिकेशंस एक साथ ले आने से कंफ्यूजन दिमाग में ज्यादा हो जाती है, और इसलिए वन थिंग एट अ टाइम. तो पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसके मेरिट्स और ड्रॉबैक्स भी हैं. बहुत सारे मेरिट्स और ड्रॉबैक्स, मेजरली ड्रॉबैक्स हैं, बट मैंने वो सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पे नहीं डाले हैं बिकॉज आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू फर्स्ट एस्टैब्लिश व्हाट दीज मेथड्स आर, व्हाट दीज डिजाइन्स आर, what this study is. So probably when I have written case control study are sometimes referred to these three names. What they do is the case control design selects two similar populations of patients based on their outcome. So A population और B population. अब A population जो है वो dependent variable of interest, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि सारे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी यहाँ तक पहुंच जाए कि वो कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग राइटिंग कर सकें या बोल सकें कायदे से. तो एक सेट ऑफ पार्टिसिपेंट आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो ये कर सकता है, और एक सेट ऑफ पार्टिसिपेंट आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो ये नहीं कर पा रहा है. दोनों की 18 महीने की रिकवरी हुई है ब्रेन इंजरी के बाद, बट एक इंसान बोल पा रहा है और एक इंसान नहीं बोल पा रहा है. ठीक है, तब इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, फिर वो इन दोनों केसेस के जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हैं कि कॉग्निटिव फंक्शन को अगर हम देखें तो इनके 4 कॉग्निटिव फंक्शंस हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं सैंपल ए के, और सैंपल बी के 4 कंपोनेंट्स हैं जो सही नहीं काम कर रहे हैं. Now in a case control study, the investigator job is to go back and look for information कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वो conditions, वो independent variables रहे होंगे जो उनके control या manipulation या जिनके absence या presence की वजह से एक इंसान जो brain injury का था 18 महीने के बाद वो बोल रहा है, चल रहा है और वो लिख भी सकता है, जबकि दूसरा वाला इंसान नहीं कर पा रहा है. सो जब आप इस तरह की स्टडी प्लान करते हैं, देन यू आर एंगेजिंग इनटू अ केस कंट्रोल स्टडी. एंड द लास्ट पॉइंट exactly says what I just said, that investigator then looks backward retrospectively for the independent variable of interest that is looking for the cause of the outcome, right? The next one is before and after study. Many of these are बहुत ही आसानी से समझने वाली चीजें हैं. अगर आपको कहीं भी कोई भी किसी तरह का डाउट हो रहा हो तो आप please raise a question or just write a message. Do not hesitate. Any question is not a right or wrong question. It's just a question. And कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान क्वेश्चन पूछता है, कई लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. So it's always a courageous act कि आप सवाल पूछें. थर्ड जो बात हम कर रहे हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल की, उसका टाइटल है बिफोर एंड आफ्टर स्टडी. And before and after design takes advantage of a change being implemented within the environment to look for a changes before and after that change. So जैसे कि मान लीजिए आपने एक रिसर्च प्लान किया कि आप जाएंगे किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे
कोई पार्टिसिपेंट है जिनको आप नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कि कोई गोरिल्ला है या कोई जानवर है या कोई इंसान है, कोई ट्राइबल लोग हैं जो आमतौर पे हमें हमारे आसपास नहीं दिखते हैं, और हम उनको देखना चाहते हैं कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, और उनकी दिनचर्या क्या है, या क्या कैसे वो चीजों को समझते हैं, देखते हैं। कोई कुछ कह रहा है? ओके, तो इन दैट सिचुएशन मान लीजिए कि बीच में कोई ऐसा वेरिएबल आता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसमें कुछ भी इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, बट उसके आने की वजह से आपका जो पहले जो आपने स्टडी प्लान की उसका जो कंक्लूजन आपने सोचा था वो बिल्कुल बदल के कुछ और हो जाता है। So before and after design takes advantage of changes being implemented within the environment. कोई भी जो change जिसके आने की वजह से study और enrich हो रही है, study में और अच्छे information आ रहे हैं, इस तरह की study को before and after study कहा जाता है। In this study, investigator is an observer to the process and simply recognize the opportunity and collecting data. There is no intervention whatsoever from the experimenter, also called as naturalistic experiment. इसका मैंने एक एग्जाम्पल नीचे दिया है, आप जब भी समय मिले आप पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कंट्रोल। ये कोई बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल डिजाइन नहीं है, बट बिकॉज इट वाज मेंशन्ड एंड आई थॉट इट गिव्स अ बेटर कंटिन्यूटी, एक फ्लो अच्छा बन रहा था तो मैंने इसको हटाया नहीं। It just says that historical controls similar to before, जो पहले वाला अभी हमने before and after study को देखा उसके बहुत ही नजदीक है ये, and not require such an absolute period of change. इसमें कोई ऐसा intervention की जरूरत नहीं होती है, they can be just used as a concurrent control group is not possible for ethical or other reasons, and uses prior historical patients as the comparison or control group. तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें कोई भी एक तरह का आपके पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि जिसको आप एक कहते हैं कि कंट्रोल की तरह यूज कर सकें। इसमें वो जो फैक्टर है, कंट्रोल ग्रुप वाला फैक्टर है, वो बहुत बिल्कुल ऑलमोस्ट मिसिंग होता है। इसीलिए जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत स्केप्टिकल हैं लोग इसको यूज करने के लिए, बिकॉज इसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। देयर इज नो वे यू कैन डू एनी, ऑथेंटिसिटी इसकी काफी कम होती है। सर्वे एंड क्वेश्चनर इज समथिंग व्हिच इज वेरी पॉपुलर, और हम लोग सब बहुत फेमिलियर हैं सर्वे और क्वेश्चनर से। दिस डिजाइन अपीयर टू बी सिंपल एंड इजी form of research to perform, but the reality is this is not simple or easy to do correctly. As a result, surveys are usually classified in the non-experimental category. In addition, most journals and national meetings have an inherent bias against survey type research, and this is often for good reason, because much survey is very poorly done. अब क्योंकि हम लोग सब पॉपुलरली जानते हैं कि सर्वे क्या है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको क्यों लगता है कि सर्वे इज नॉट सिंपल और इजी टू डू करेक्टली? आपको कहाँ लग रहा है कि सर्वे में क्या गलतियां करते होंगे लोग करते वक्त, जो आपके दिमाग में अभी आ रही है? कोई पॉपुलर गलती जो आपको लगती हो कि सर्वे में अवॉइड की जा सकती है, जिसकी वजह से ये और अच्छा हो जाए एज अ मेथड? Pooja Bhagat, please unmute yourself. Mute yourself. Unmuted हो. No answers. सारे बच्चे बोर हो गए। Ma'am, Ma'am, the length of the questionnaire. Very good. Oh, sorry, survey. Yes, amazing. ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आजकल के सिनेरियो में। दूसरी क्या वजह हो सकती है? Language, like not using much technical words. टेक्निकल वर्ड्स, हाँ। और people not filling the entire survey or questionnaire and leaving it in between. yes. और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या गलती करते हैं हम लोग? Ma'am, people give socially desirable answers to the questions. Yes. What else? That could be eliminated. Maybe or close-ended questions are there. हाँ, और क्या कर सकते हैं? और कितने लोग आंख बंद करके 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, अच्छा ठीक है 4 दोस्त बैठे हैं, मैं ना सारा 1 कर देती हूँ, तुम do not give correct information.
Yes, they don't even read many a time questionnaires. So questionnaires and feedback के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो डेटा आपके पास अवेलेबल है आप उसको कैसे ट्रस्ट करें, because end of the day you are going to, even if you are going to statistically analyze that data and that questionnaire is not filled properly, ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि इसके साथ क्या किया जाए, इसको कैसे मिटिगेट किया जाए, मतलब इसको कैसे रोका जाए होने से, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। हाँ, एक और अनुप्रिया ने कहा है कि सर्वे बहुत ज्यादा अपने या नोन लोगों से करवाते हैं, so they also take it very lightly and they don't pay a lot of attention to that. But survey questionnaire is a very important and potent tool. अगर आप इसको सही से डिजाइन करें, सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें तो नॉन एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में इट इज ऑफ ग्रेट वैल्यू भाई। हाँ, next is case series. Case series are sometimes not even thought of a study design. मतलब ये when the first sentence of something starts like that, what to say? I mean, it's pity. They certainly have a very low scientific validity, but they can range from a comprehensive retrospective to a simple expansion of individual case report. A case series usually involves, if you have a 3 or 30 patient case compiled together, all with a defined condition, same तरह की condition हो उनकी, और उनका information एक जगह का कोई एक जगह किसी compilation में जब बांधा जाता है तो उसको केस सीरीज के नाम से जाना जाता है। केस सीरीज आर मतलब इसको हमेशा ज्यादा अच्छा माना जाएगा, बट इट डजंट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी हाई साइंटिफिक वैलिडिटी। केस सीरीज आर मोर ये तो हो गया हमारा, ठीक है। नाउ वी गो टू केस रिपोर्ट। Case report has its origin in the way medicine was originally taught. जब हमारा मेडिसिन डोमेन जो है स्टडी का वो स्टार्ट हुआ था, उसमें इस केस रिपोर्ट का ओरिजिन पाया जाता है, बिकॉज उस वक्त एक दूसरे को केसेस और उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी कंडीशन के बारे में बता के नॉलेज डिसिपेट किया जाता था वर्बली। So this information is coming from there. और अभी भी अगर आप देखें तो कोई अगर एडमिट होता है तो उसके पास एक चार्ट लगा होता है जिसमें उसकी रिपोर्ट्स के बारे में, क्या जिनका टेम्परेचर इतने बजे कितना था, इनको क्या क्या प्रॉब्लम है, ताकि कोई और डॉक्टर जब आए आपके पास आपको देखने के लिए तो उसके पास एक एट अ ग्लांस इंफॉर्मेशन हो कि इसको कैसे टैकल करना है। 3 basic type of case reports are highly unique cases, बट केस रिपोर्ट की भी एक अपनी महत्ता बढ़ जाती है अगर हमारे पास कोई ऐसा केस रिपोर्ट है जो यूनिक है, अब कभी पहले नहीं हुआ और ये बहुत ही नया है जिसको हम स्टडी कर रहे हो, या अनएक्सपेक्टेड एसोसिएशन कोई निकल जाए किसी ऐसे केस में जिसमें पता चले कि ये तो पहले कभी देखा नहीं गया है, और अनएक्सपेक्टेड आउटकम, आप ट्रीटमेंट किसी और चीज का कर रहे हैं और उससे कुछ और ट्रीट हो जाए या कुछ और इंफॉर्मेशन निकल के चली आए, तो ये बहुत ही 3 तरह के जो केस रिपोर्ट्स होते हैं उनको ज्यादा महत्व दिया गया है। अब उसके बाद मैंने एक हेडिंग बनाई है मिसलेनियस डिजाइन्स की। मिसलेनियस डिजाइन्स इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल में काइंड ऑफ दे ब्रिज अ गैप, और दे आर समवेयर एट द फेंस, एक किनारे पे होते हैं जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल तो हैं बट वो एक्सपेरिमेंटल के बहुत ही कभी कभी ऐसी फीलिंग देते हैं कि बहुत करीब हैं एक्सपेरिमेंटल के। सो कोरिलेशनल स्टडीज इज वन ऑफ देम, are similar to cross sectional studies in that they attempt to describe sample characteristics. कोरिलेशनल स्टडी मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और हम इसे ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, और ये बहुत ही कई बार यूज किया जाने वाला शब्द है। कोई भी रिसर्च पढ़ो तो, और आजकल तो नॉर्मल टर्म्स में भी इन दोनों में क्या कोरिलेशन है तुम ही बताओ, तो इस तरह के कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में भी कोरिलेशन का यूज और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। कोरिलेशनल स्टडी कैन बी क्लासिफाइड इन अ वैरायटी ऑफ वे. Some equate them to ex post facto design, but the fact that the literature is inconsistent on this, कि इसको exactly कहाँ categorize करके डाला जाए। कई बार आप देखेंगे कि कोरिलेशनल मेथड के अंदर
आपको दिखेगा कि कोरिलेशनल मेथड के अंदर अगर आप रिलेशन देखना चाहते हैं दो वेरिएबल्स में, तो उसमें आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज की जाएगी उनके दोनों के बारे में रिलेशन पता करने में। जैसे हमारा पहला सवाल जब स्टार्ट हुआ था उसमें भी हम यही कर रहे थे कि दो चीजें हैं जिसमें हम रिलेशन ढूंढना चाह रहे थे। सो वी वर एक्चुअली समवेयर टैपिंग इनटू कोरिलेशनल स्टडी मेथड। कई बार इसको लोग कहते हैं कि ये चौथा टाइप ऑफ डिजाइन है फॉर कॉन्वर्सेशन सेक। अब ये मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है जो कि बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स हैं आजकल, आप सुनते होंगे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में। और अगर आप इसको पढ़ें और जो मैंने अभी स्लाइड्स शेयर किए आपसे 2 मिनट पहले अबाउट नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उसमें कहीं ना कहीं ये फिट हो जाते हैं कि अच्छा ये एथनोग्राफी है तो इट्स वेरी क्लोज टू दिस, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है तो इट्स वेरी क्लोज टू दैट, केस स्टडी है तो केस सीरीज, केस रिपोर्ट के पास बहुत दिखती है, आर्काइवल है, रिसर्च यूजेस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, अगर आपकी कोई एंड सेलेक्ट पोर्शन ऑफ दैट रिकॉर्ड टू एग्जामिन, पूरा रिकॉर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं बट एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दैट रिकॉर्ड इज ओनली यूज्ड एज अ reference for the research. Then you have a content analysis and simply you just count the number a particular piece of content has occurred. Then we just discussed survey research. Then there's another important term which is very popular nowadays is meta-analysis. Is an approach that does not involve collection of new data but rather reanalyzing the data that is previously collected and reported by others. इसकी ऑथेंटिसिटी काफी है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स भी अवेलेबल हैं मेटा एनालिसिस करने के, एंड वेरी रिगरस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डूइंग अ मेटा एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंटेंट व्हिच इज ऑलरेडी डन. A retrospective systematic review, this I think resultant meta-analysis का ही part है, और this is further explaining what meta-analysis is. I don't think it holds a lot of information and any relevance. I might have just added it. Sorry. Yeah. Then there's another type of miscellaneous, as we were referring this to, cost and benefit analysis is an additional type of research. इसमें जिसमें आप देखते हैं कि कितना खर्च कॉस्ट लगा है और उससे कितना बेनिफिट आया है. तो अगर आपका कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम, we have to understand this in a context of our research. It's an additional type of research study that does not fit in usual classification system. These studies are from economic assessment in which the cost of medical care are compared with the economic benefit of that. अगर मैं 4 लाख रुपए लगा के कोई चीज, कोई बीमारी या कोई कंसर्न है जिसे मैं ठीक कर रही हूँ, तो क्या वो वर्थ वाइल है कि नहीं, is what cost and benefit analysis is going to do. So if I am giving 4 lakhs and I'm getting better in 4 years, probably that's not a good investment. If I'm investing so much, I should be able to get better sooner. Maybe 1 साल 1.5 साल में मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं. So if I have to spend more than 4, say 6 lakhs and get better in like 1 year, then I would rather go for the 6 lakh wala treatment, because after cost and benefit analysis, I realized that when I get better, I'll be able to make better economic utility of for myself, and I'll earn more money because I'm fitter. So according to my analysis, this treatment is better for me. So same thing can be applied for other psychological situations also, of course, with a caveat that where it can be applied. Then cost effective analysis compares alternative program therapies and other intervention in terms of their overall cost per degree of clinical effect. It's very similar to what cost and benefit analysis is. कि आप जो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, और क्या उस इफेक्टिवनेस को नजर में रखते हुए आपको ये थेरेपी या प्रोग्राम लेना चाहिए या नहीं. अब वैसे तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, और हर डिजाइन के अपने पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स भी हैं बेनिफिट्स के अलावा. बट मुझे पर्सनली लगा कि ओवरऑल अगर नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को देखा जाए तो उसके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं. एक,
कि इसके लो साइंटिफिक रिगर है। इसमें जो रिगर, जो व्हाट वुड यू से रिगर इन हिंदी, मतलब जो एनीबडी कैन यू गिव मी अ हिंदी वर्ड फॉर रिगर, मतलब व्हाट डू यू से? किसी को पता है रिगर का हिंदी? मैम आई थिंक ये साइंटिफिक मजबूती उतना नहीं देता। हाँ, मजबूती, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, सो इसकी साइंटिफिक मजबूती उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स की होती है। पहला तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, और अक्रॉस द डिजाइन ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी कि ये जिस तरह की साइंटिफिक मजबूती हमें चाहिए अपने रिसर्च के लिए, ताकि हम उसके कंक्लूजन को एस्टैब्लिश कर सकें। डिजाइन का सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है ना, गोल। अगर आप याद करें वो एक स्लाइड जो बीच में थी, कि वो कितना वो मजबूती से कह पा रहा है कि हमारा जो रिसर्च, इसका कंक्लूजन हम कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। वो चीज आप उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से, उतनी मजबूती से नहीं कह पाते हैं। दूसरा है, ईच डिजाइन विद इन दिस कैटेगरी वेरीज एज टू इट्स ओन इंडिविजुअल लेवल ऑफ साइंटिफिक वैलिडिटी। एक तो साइंटिफिक रिगर कम है, दूसरा इसकी हर जो एक एक डिजाइन है इस हेडिंग के अंदर, उसकी अपनी साइंटिफिक वैलिडिटी पे भी काफी सवाल है। तो इंडिविजुअली भी वो वीक है, एंड एज अ ओवरऑल नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स आर वीकर as far as scientific rigor is concerned than the experimental design. But having said that, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि कुछ ऐसे हैं सवाल रिसर्च के जिनको आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से नहीं स्टडी कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि साइंटिफिक स्टडी करने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए या रिसर्च करने के लिए नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का कोई योगदान नहीं है या वो कम है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फेयर कंपैरिजन। तो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं रिसर्च में जिनको आप, जैसे मान लीजिए आप जानना चाहते हो कि किसी का फर्स्ट मिसकैरेज का क्या एक्सपीरियंस था। फर्स्ट मिसकैरेज इफ यू हैव गॉन थ्रू बाय व्हाटएवर रीजन, उसका अगर एक इंसान का एक्सपीरियंस आप जानना चाहें, तो मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में बहुत ही कम तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं या जिससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसको आप मैनिपुलेट करके ये सिचुएशन क्रिएट कर सकें दोबारा इन अ सिमुलेटेड, कि एक ऐसा जगह बनाया जाए जहां पे अपॉर्शन के एक्सपीरियंसेस को लोगों को एक्सपीरियंस करते हुए देखा जाएगा। वो आप सिर्फ और सिर्फ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन से कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक एग्जांपल था, और भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जब आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का ही सहारा लेना पड़ता है। एंड समबडी, प्रतीक्षा सिंह राइटली सेड कि जितने भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस वाले हमारे रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, क्वेस्ट्स होंगे, उनको हम स्टडी करने के लिए बार बार नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के सहारे ही कर पाएंगे, भले ही हमें लगे कि it has certain situations where it lacks scientific rigor and scientific validity. And I think that's all for today's presentation. If you guys have any question, I'll be happy to take it. Thank you so much, Upagya ma'am, for such a beautifully presented lecture. I think students have been benefited a lot with the practical examples that you have given to the students. And now if any one of you have any query, you can ask. No, I ma'am. think, okay. So I think it was so clear to every student. So now I would like to call Gauri Sharma. Okay. Sonali has a question. Yes, Sonali. Ma'am, the question is same. Yeah. Ma'am, I asked earlier कि मैम जो रिसर्च मैथडोलॉजी है, मैम रिसर्च मेथड, वो रिसर्च डिजाइन सेम है मैम? रिसर्च मैथडोलॉजी और रिसर्च डिजाइन, और मैम देयर इज अ डिफरेंस?
देयर इज अ डिफरेंस, और मैंने काफी समय लगा के आपको ये बताया है कि क्या डिफरेंस है। मैं अपनी पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगी और उसमें बहुत ही आसानी से दिया हुआ है, आपको जब भी समय मिले अपनी सुविधा अनुसार आप उसको देख लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होगी तो यू कैन जस्ट राइट मी अ ईमेल एंड देन वी कैन चैट, टेक दिस चैट फर्दर। Okay, ma'am. And my email ID is upagya.rai@gmail.com. Second, rai@gmail.com. I have written it in the chat, so whoever wants, they can have it. Any other question? Ma'am, Anshu Priya is having a question. What is the difference between historical research and ex post facto research? Where is Anupriya? Acha, yes, correct. It's in the message. Yes, it is there. कौन आंसर करेगा इसका, हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्सपेक्ट पोस्ट फैक्टर रिसर्च का? अरे सब बच्चे गायब, हे भगवान, 3 घंटे बोलने के बाद सब बच्चे गायब। हेलो, जागो मोहन प्यारे, कहाँ चले गए सब? अरे कुछ तो बता दो। मैम वी आर हियर। अरे बच्चा, थैंक गॉड, रिंकू कुमारी कुछ बोलने के लिए। कुछ बताओ, क्या क्या कुछ याद है? हिस्टोरिकल और एक्स पोस्ट फैक्टो, मुझे तो लग रहा है मैं ही भूल गई। Ma'am, हाँ बताओ। so ma'am, in historical research, we make our inferences from the past research studies. We infer to it. Okay. And ma'am, in post facto, I am a little bit confused. अरे बताओ, पहले तुम बताओ फिर करते हैं उसको। मैम क्या? मैम एक्स पोस्ट फैक्टो में हम जो घटना हो चुकी है उसके आफ्टर उसकी स्टडी करते हैं, जिसमें किसी भी तरीके का हमारा कंट्रोल नहीं होता। बहुत हम सही, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। बहुत सही। और हिस्टोरिकल में एक और पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे। डिजास्टर हुआ, वहाँ के लोगों का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें जान सकते जहाँ हमारा कोई कंट्रोल और मैनिपुलेशन स्टडी में नहीं कर सकते। और एक और हिस्टोरिकल में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करते हैं, वो ये कि उसमें जो कंट्रोल का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, उसमें आपके पास कोई कंट्रोल ग्रुप किसी तरह का नहीं होता, इसीलिए उसकी वैधता जो है वो और कम हो जाती है बाकी चीजों से। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। Okay guys, anything else? If I can cooperate and contribute to okay. Ma'am, I have a request. Please, बोलिए रिंकू कुमारी। Ma'am, we would like to have your session in the coming future, if it's possible. That's very, very touching. Thank you. And thank you so much. Definitely, we are going to request Upagya Di for some new topic, and the students are going to suggest on which topic you want the session. And I'm definitely going to call her, and because we have a very long association, she has been my senior, and we have worked together. So I definitely would like to hear from her. So whenever you will ask for that, I will definitely make the arrangements accordingly. Thank you so much, Richa. Those are like really kind words. It's always a pleasure.
So I think now we should call upon Gauri Sharma. Gauri, to Yes, ma'am. please deliver a formal vote of thanks. Finally, मुझे एक student दिख गया. It's so nice to see you, Gauri. Yeah, Now, good. at the end, I think I would, after a vote of thanks, I think I will ask the students if they are in a position that they can switch on their cameras, so we can have a photograph. Oh, Okay. yeah. Group photograph, actually. Yes. हाँ. It is being needed. Yeah. Documentation का जमाना है. Geotag. And ma'am, at the same time, we as a student doing our post graduations, ma'am, it feels like we are graduating from a regular college in a distance mode. So it is also very strange for us. I agree. Absolutely. Yay, another one. Rinku Kumari, finally. That's nice. Now everybody, nahi, you should open your cameras. Jaldi kariye. And Gauri, start. Yes, ma'am. Good evening, everyone. I, Gauri Sharma, final year student of MA Psychology, Arya Mahila PG College, would like to present the formal vote of thanks to our esteemed speaker, Dr. Upagya Rai. Ma'am, thank you so much. We appreciate your time and effort to make day 6 of our workshop a truly fruitful and a beautiful, enriching experience. The way you clearly explained how non-experimental research designs and experimental research designs are complementary to each other and not actually different entities was a great insight for all of us. Thank you for elaboratively explaining all aspects and methods of non-experimental research designs. We look forward to doing research in the field of psychology as budding psychologists. Further, I would like to thank Dr. Alka Singh, Principal Vasanta College for Women, and Professor Rachna Dubey, Principal Arya Mahila PG College, for giving us this opportunity and making this possible at the comfort of our homes. Next, I would like to thank the organizing committee, our conveners, Dr. Meenakshi Bajpai ma'am and Dr. Richa Singh ma'am, for handling everything with utmost patience and grace. Lastly, our participants for showing their inquisitiveness in the field of research and for being so attentive thoroughly throughout the session. Thank you, everyone. I'm sure we are going back with a trunk full of knowledge. Thank you, ma'am, for being here with us today. Thank you so everyone. much, Gauri. You made me feel so special, as if I've said something. Yeah, महान एकदम क्या बता दिया मैंने बच्चों को. आपकी बात सुन के मतलब I'm like drunk on power now. It's like एकदम smooth session हो गया. Thank you so much, Gauri. You're too sweet. Thank you, ma'am. It was our pleasure. Thank you, ma'am, and all the participants. Now we'll meet tomorrow in the afternoon. Thank you. Thank you, Meenakshi ma'am. Thank you, Didi. Thank you so much. अब बनारस Bye-bye. आप Good बातें evening. तो- Yeah. Okay, bye. Bye. Bye.